गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट लेक्चर 10 लेक्चर शायद हो, मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर है, 9 या 10 होगा, बट हो गया। इसके पहले अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है सर्किट, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल मतलब रेजिस्टिव इंडक्टिव, आरसी रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट कंबाइन में यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। एलसी सर्किट जो हमारा है वो रिड्यूस है, बाद में आप कहेंगे तो बढ़ा देंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर एल सी, तीनों को आज कंबाइन करेंगे और जहाँ पे एल और सी कंबाइन होंगे, जहाँ पे एल और सी एक साथ आएंगे वहां पे रेजोनेंस की कंडीशन होगी। जहां जहां एल और सी दो एलिमेंट एक साथ आ जाएं वहां रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल और सी एक साथ आएंगे क्योंकि सर्किट होगी आर एल सी। कौन सी सर्किट होगी? आर एल सी। एल और सी एक साथ आएंगे, या तो सर्किट एल सी हो या सर्किट आर एल सी हो, इन दोनों कंडीशन में रेजोनेंस मिलेगा आपको। रेजोनेंस क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आरएलसी सर्किट डिस्कस करेंगे। यदि आपको रेजोनेंस पूछ ले तो रेजोनेंस क्या होता है ये जाना है, और उसके बाद रेजोनेंस हमेशा किस कंडीशन में होगा? जब सर्किट में एल और सी एक साथ आ जाएं। रेजोनेंस तभी होगा जब सर्किट में एल और सी एक साथ आ जाएं। यदि ये अलग अलग है तो रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होगी, ये याद रखना है। मतलब चाहे सर्किट एल सी हो चाहे आर एल सी हो, दोनों में एल और सी आए रेजोनेंस होगा। तो पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस एक कंडीशन है एलसी सर्किट आरएलसी सर्किट की। रेजोनेंस is that condition resonance is that condition of an RLC या resonance is that condition of an AC circuit। यहाँ पे RLC रहेगा, ठीक है ना। Resonance is that condition of an AC circuit in which the applied voltage and current flowing through the circuit are in same phase। Resonance is that condition of an AC circuit in which the applied voltage and current flowing through the circuit are in same phase। रेजोनेंस सर्किट की वह कंडीशन है, एसी सर्किट की वह कंडीशन जिसमें वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। क्या रहते हैं? अप्लाइड वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। यदि अप्लाइड वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे, इसका मतलब सर्किट का नेचर रेजिस्टिव रहेगा। आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, तो सेम कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन कब आएगी?
इन which applied voltage and current are in same phase। समझ में आ रहा है? वोल्टेज और करंट किस में रहेगा? सेम फेज में रहेगा। इसका मतलब द पावर फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट इज यूनिटी। इसमें जो पावर फैक्टर रहेगा क्या रहेगा? पावर फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट इज यूनिटी। रेजोनेंट सर्किट का पावर फैक्टर क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। इसमें रिएक्टिव पार्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है ना? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस EXC। रेजोनेंस की वह कंडीशन क्या होती है? XL इक्वल टू XC। XL इक्वल टू XC का मतलब ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C। ये रेजोनेंस कंडीशन रहेगी, ठीक है? रेजोनेंस की कंडीशन में आपका XL इक्वल टू क्या रहेगा? XC रहेगा। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे है। अप्लाइड वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव, therefore power factor of resonant circuit is unity। Power factor of resonant circuit is unity। Inductive reactance is equal to capacitive reactance। So this is the necessary condition for resonant circuit is inductive reactance is equal to capacitive reactance। So this is the necessary condition which is very most important point in resonant condition। यदि हम रेजोनेंट कंडीशन का नाम लेते हैं तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो XL इक्वल टू XC की ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? रेजोनेंट कंडीशन। इसी कंडीशन पे आपको सर्किट में जो इंपेडेंस होगा वो प्योर रेजिस्टिव मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको हम धीरे धीरे सर्किट के माध्यम से समझाएंगे। क्लियर है? तो अब हम आगे सर्किट बनाएंगे, उसके बाद उसका वोल्टेज, उसकी करंट, उसका इंपेडेंस, उसका फेजर डायग्राम सब कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है? और इसमें कुछ नेसेसरी कंडीशन होगी, वो कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये RLC जो सर्किट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 4 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ये 4 मार्क्स का आना नेसेसरी है, ठीक है? तो रेजोनेंस इसमें कंडीशन आती है, इसलिए मैंने पहले डिफाइन कर दिया है इसको, ठीक है? आइए RLC सर्किट बनाते हैं। हाँ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ये RLC सर्किट में होगा हमेशा। किसमें होगा? RLC सर्किट। मतलब ये तब होगा जब L और C एक साथ आएंगे, ठीक है ना? तो अब हम क्या हेडिंग लगाएंगे? RLC सर्किट। रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट और RLC सर्किट। इसको RLC सर्किट या LCR सर्किट कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहीं आप RLC सर्किट देखेंगे, कहीं LCR सर्किट देखेंगे, एक ही है, अलग अलग नहीं है। चाहे इंडक्टर को पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, चाहे उसको RLC बोलो चाहे LCR, तीनों एलिमेंट एक साथ होना चाहिए बस। तो कुछ जगह RLC बोलते हैं, कुछ जगह LCR बोल देते हैं, ठीक है ना? तो है वही चीज, अलग नहीं है। क्लियर है?
ये इसका पावर फैक्टर जो रेजोनेंस सर्किट का रहेगा वो यूनिटी रहेगा, मतलब वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेस रहेंगे। तो सेम फेस रहेंगे तो प्योर रेजिस्टिव जैसा रहेगा, प्योर रेजिस्टिव जैसा रहेगा मतलब एक्सएल और एक्सी बराबर रहेंगे। वो आगे हम करेंगे अभी, ठीक है ना। डन इसको, ये इसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन। अब बनाते हैं सबसे पहले आरएलसी सीरीज सर्किट। ये सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है। सर्किट में एल और सी जहां भी होंगे वहां रेजोनेंस होगा, चाहे वो पैरेलल में कनेक्ट हो चाहे वो सीरीज में कनेक्ट हो। क्लियर है? एल और सी का होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आर बना देंगे, फिर एल लगा देंगे, फिर सी लगा देंगे। ये बन गया आरएलसी। और यहाँ पे दे देंगे सप्लाई वोल्टेज, एसी सप्लाई देंगे। ध्यान रखिएगा एसी पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर डीसी ब्लॉकर हो जाएगा। क्लियर है? तो B इक्वल टू कितना है सप्लाई, D नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट फ्लो रही, R है, L है, C है। इसमें XL लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC। सभी के क्रॉस वोल्टेज नेट वोल्टेज, ये है अप्लाइड वोल्टेज। V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। V इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये वोल्टेज सर्किट में फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा, कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो हमें सर्किट का नेट वोल्टेज निकालना है, जैसा कल निकाला था, याद है? आरएल सर्किट का निकाला था V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। आरसी सर्किट का फाइंड किया था, याद है? रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। वैसे इसका लिखेंगे तो इसका अप्लाइड वोल्टेज क्या रहेगा, इसका वोल्टेज क्या रहेगा, इसी वोल्टेज को हम इन तीनों के क्रॉस लिखेंगे। V इक्वल टू रूट ऑफ, या ऐसा लिखेंगे V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। याद रखिएगा VL स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर नहीं निकला है, VL स्क्वायर VL माइनस BC का होल स्क्वायर, दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है ना। इसका एक्चुअल में जो फार्मूला है वो VR प्लस J इंटू VL माइनस BC है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, VR स्क्वायर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, B स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिखेंगे VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वेशन। ये है, जब प्योर रेजिस्टिव रहता है तो R स्क्वायर R हो जाता है, वही सेम रहता है, कुछ अलग नहीं रहता। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। किसका हो गया? वोल्टेज का इक्वेशन। ठीक है। इससे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट भी लगा देंगे, इधर से यदि स्क्वायर हटाया तो रूट लगा दिया। क्या बन जाएगा? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है ना। VL माइनस BC का होल स्क्वायर है, VL माइनस BC का होल स्क्वायर है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। याद रखिएगा क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट रिएक्टिव है। दो कंपोनेंट रिएक्टिव का मतलब दोनों इमेजिनरी है, एक रियल है। रियल कौन सा है? रेजिस्टेंस। और इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है? रिएक्टिव है, इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी टर्म यहाँ पे ये है, तो J इंटू VL माइनस BC लिखेंगे इसको। फिर जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। वोल्टेज ट्रायंगल बना दे। इसका वोल्टेज ट्रायंगल बनेगा, कैसा बनेगा? VL माइनस BC बनेगा। ठीक है ना। VL माइनस BC। तो देखिए वोल्टेज ट्रायंगल कैसा बनेगा, वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये VR है, याद है आपको? पहले आप BC बना लीजिए चाहे VL बना लीजिए,
ये VR है जिसमें BC नीचे रहता है, VL ऊपर रहता है। अब VC को मैं माइनस BC लिखना चाहता हूं। यहां पे जो मेरी कंडीशन है वो VL ग्रेटर देन BC है। क्या है? VL ग्रेटर देन BC, तभी तो VL माइनस BC लिखा मैंने। क्या मान लिया मैंने? VL ग्रेटर देन BC। अब यदि ये BC है, यदि आप प्योर मतलब RC सर्किट का बनाते हो वोल्टेज ट्रायंगल, तो RC सर्किट में ये बनता है। ये किसका है? RC सर्किट का ये वोल्टेज ट्रायंगल है। और RL सर्किट का आपको याद है, ये RL सर्किट का है। अब हमें चाहिए क्या? VL माइनस BC चाहिए। क्या चाहिए? VL माइनस BC चाहिए। तो यदि ये VL है, ये BC है, इसको ऊपर लिख दे तो माइनस BC हो जाएगा। BC नीचे है, ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस BC। तो VL माइनस BC ये हो जाएगा। ये क्या है? VL, और नीचे क्या है? BC। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस BC। तो VL माइनस BC ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, BC माइनस VL नीचे रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने क्या माना यहाँ पे? VL ग्रेटर देन BC। ये VR हो गया, ये VL माइनस BC, ये हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज V। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वोल्टेज V। ऐसा बना सकते हैं। ये क्या बन गया? वोल्टेज ट्रायंगल। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएं तो ये आपका हो गया VR, ये हो गया VL माइनस BC, और ये हो गया V। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही चीज बना है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल बन गया क्या? वोल्टेज ट्रायंगल बन गया। तीनों एलिमेंट एक साथ जब आएंगे। इसको बनाइए अच्छे से सभी लोग। क्लियर है यहां तक? इसमें जो एंगल बनता है वो ये एंगल है, फाई एंगल है VR और वोल्टेज के बीच में। क्लियर है? अब इससे हम निकालेंगे क्या? अब मुझे इस इक्वेशन से निकालना है इंपेडेंस। क्या निकालना है? इंपेडेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? VR इक्वल टू IR, VR इक्वल टू IR। इसी तरह इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, बोलते जाइए, इंडक्टर कितना? VR इक्वल टू IXL। इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस लिखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। क्या लिखोगे? BC इक्वल टू IXA। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। सारी वैल्यू कहां रखना है? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट above वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। V स्क्वायर इक्वल टू VR की जगह क्या रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट देखिए, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ VR we put here IR का स्क्वायर प्लस VL की जगह IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। बात मत करो, ये लिख दिया वैल्यू। अब यहां से क्या करें? I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर। इससे I बाहर ले लें, I कॉमन ले लें तो क्या बाहर निकलेगा? I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये I स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा आपको? I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर यहां डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? B बाई I का होल स्क्वायर।
p बाई आई का होल स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर। p अपॉन आई को क्या लिखते हैं, p अपॉन आई को क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस, तो v अपॉन आई का स्क्वायर इम्पीडेंस का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर। ये मिल गया आपको इम्पीडेंस इक्वेशन, इम्पीडेंस मिल गया आपको। इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस क्या मिल गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या था, जैसे आरएल था तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आरसी था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें एक्सएल इक्वल टू ओमेगा और एक्स इक्वल टू ओमेगा सी, तो क्या बनेगा, इसको मिटा दें, क्लियर है। डिवाइड करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब ऊपर का मिला दो, तो इसमें अब क्या रखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा पुट करते हैं, माइनस 1 अपॉन ओमेगा से इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस 1 अपॉन ओमेगा है, ये वैल्यू रख सकते हैं। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। यह आ गया हमारा इम्पीडेंस का फार्मूला। ठीक है, ये मिल गया आपको इम्पीडेंस का फार्मूला। ठीक है, नीचे कंप्लीट हो गया। अब यदि हम रेजोनेंस कंडीशन पे जाएं, इसका फेजर डायग्राम बना दें, उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन पे जाएंगे। इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाएंगे आरएलसी सर्किट का। आरएलसी सर्किट में आपको पता है जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो एक्स वाई एक्सिस में बनाते हैं। आप आरएलसी सर्किट में फेजर डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर रेजिस्टिव में क्या है, वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। प्योर इंडक्टिव में क्या है, वोल्टेज एंड करंट लैगिंग है, वोल्टेज और करंट लैगिंग। इसको ऐसा बना दें, यदि करंट यहां बनाए तो परपेंडिकुलर में वोल्टेज बना दें, ऐसा भी बना सकते हैं। करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। यदि ये करंट है तो कैपेसिटर में वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे रहेगा। ऐसा इसलिए मैंने बनाया, ध्यान से समझिए। करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, प्योर रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज सेम फेज में, प्योर इंडक्टिव में करंट लैगिंग, वोल्टेज लीडिंग बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज ऊपर, करंट को मैंने सेम एक्सिस में रखा है यहाँ पे। और फिर कैपेसिटर के केस में करंट लीडिंग, वोल्टेज लैगिंग बाय 90 डिग्री। यहाँ पे जो फाई है 90 डिग्री है, यहाँ पे जो फाई है 90 डिग्री। अब इसको फेजर डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें वोल्टेज आर ले लेता हूं, वी आर। क्या ले लिया मैंने, वी आर। अब जहां वी आर है उसी में आई होगा,
करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। बना दिया। ये समझ में आया क्या? ये लाइन समझ में आई? अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इससे हम बना देते हैं अब VL और VC। तो VL क्या है VR से? 90 डिग्री। तो VR से VL ऊपर बनेगा, VR से VC नीचे बन जाएगा। ये हो गया VL माइनस VC, ये ऊपर की ओर। उसी तरह 90 पर आएंगे। अब बनाना है आपको रिजल्टेंट वोल्टेज भी। अब आप करंट को देखिए, करंट लीडिंग विथ वोल्टेज इन कैपेसिटर, करंट लैगिंग विथ वोल्टेज इन इंडक्टर। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रही है, इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रही है। बन गया फेजर। अब आपको बनाना है रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज कहां है इसमें? इसमें रिजल्टेंट वोल्टेज कहां है? रिजल्टेंट वोल्टेज किसके साथ है? हाँ, ये इक्वेशन लिखा ना आपने, ये VL माइनस VC है और ये VR है। ये VR है और ये हो गया VL माइनस VC। तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा रिजल्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था ना, वोल्टेज ट्रायंगल याद है? ये इक्वेशन देखिए, रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बीच में है? VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। मतलब इन्हीं दोनों के बीच का रिजल्टेंट जो है VR, वो नेट वोल्टेज। ये हमारा है नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज। ठीक है। अब ये भी यहां से कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। फाई किसके बीच का एंगल है? VR और, अभी मैंने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया ना, VR और B के बीच का। VR और B के बीच का एंगल क्या होता है? फाई। तो VR और B मतलब ये आपका फाई है, ये क्या है? फाई है। अब आप यदि VL लिखना चाहते हैं तो ये 90 डिग्री है। VR और BL कितना है? 90। VR और BC कितना है? 90। VR और BL कितने एंगल पे है? VR और BL कितने पे है? 90 डिग्री पे। VR और BC कितने पे है? 90 पे। VR और B 5। ठीक है। बिल्कुल दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। चाहो तो अलग अलग भी बना सकता हूं। ठीक है। इंडक्टिव बनाएंगे और कैपेसिटिव बनाएंगे, दोनों का रिजल्टेंट बना। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आप कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का फार्मूला लिखना चाहें तो यहां से ओमेगा टी माइनस फाई करना पड़ेगा, प्लस फाई करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका करेंगे तो माइनस फाई कर देंगे। बना लीजिए अच्छे से। फेजर डायग्राम आपका बहुत सिंपल है। एक बार देखिए, यदि सर्किट RL है तो इसको हटा दीजिए, ऐसे ढक लीजिए। अब बताइए, ये करंट है, करंट लैगिंग है वोल्टेज से, वोल्टेज से लैगिंग है करंट की नहीं, और 90 डिग्री लैगिंग है। दिख रहा है क्या? ये किसका फेजर डायग्राम बना हुआ है? किसका बना है? RL सर्किट का। किसका बना है? RL सर्किट। उसके बाद इसको ढक लीजिए। अब देखिए, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से। ये वोल्टेज इसका 90 है, लीड कर रहे है कि नहीं? तो ये किसका बन गया? RC सर्किट। बस आपको इतना ध्यान देना। क्लियर है? दोनों को कंबाइन कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। फेजर डायग्राम अच्छे समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब इसका पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर का फार्मूला, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द apparent पावर, ट्रू पावर टू द apparent पावर।
तो cos फाई, पावर फैक्टर को cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई हमारा फेज डिफरेंस होता है। फाई हमारा क्या होता है? फेज डिफरेंस। cos फाई इक्वल टू r बाई जेड, cos फाई इक्वल टू r बाई जेड। और जेड की वैल्यू कितनी है इसमें? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपका पावर फैक्टर आ गया। फाई कितना होगा? फेज डिफरेंस कितना है भाई? फाई बताइए। यदि हम फाई निकालना चाहें तो ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हो, या वोल्टेज ट्रायंगल बना दें। अभी मैंने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था। ये ऊपर क्या लिखा था? VL माइनस VC, नीचे था VC, ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज पे, ये फाई। बोलिए यहाँ पे ये फाई एंगल कितना है? ये VR है। tan फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस निकालिए यहां से। फेज डिफरेंस कितना होगा? ऊपर लिख देता हूं। फेज डिफरेंस कितना होगा? बोलिए फेज डिफरेंस बताओ जल्दी। फेज डिफरेंस फाई, tan फाई इक्वल टू, यहां tan फाई लगाओ। और बोला क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ये कितना है? ये VL माइनस VC है। तो VL माइनस VC, VL माइनस VC बाई VR, VL माइनस VC बाई VR, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan फाई। ये आ गया फेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है? और यदि आप इंपीडेंस ट्रायंगल से निकालोगे तो क्या लिखोगे? VL की जगह XL माइनस XC बाई R। ये इंपीडेंस ट्रायंगल से लिखोगे। अभी बनाया कि नहीं बनाया इंपीडेंस ट्रायंगल? बनाया है। उससे tan फाई की वैल्यू बताइए। इंपीडेंस ट्रायंगल को देख के बताएं। इसी को और क्या लिख सकते हो आप? XL की वैल्यू कितनी? ओमेगा L माइनस XC की वैल्यू 1 ओमेगा C बाई R। तो यहां से फाई निकाल लोगे, इसमें लिखोगे तो tan इनवर्स VL माइनस VC बाई VR। इसमें लिखोगे tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। इसमें लिखोगे tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C बाई R। यह है आपका फाई। फाई कहां से आया? यहां से। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो देखो प्योर रहता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 90 डिग्री रहता है। लेकिन RL RC LC RLC में फाई रहेगा और वो फाई हमें ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा, चाहे वोल्टेज ट्रायंगल से निकाल लो चाहे इंपीडेंस ट्रायंगल से निकाल लो। समझ में आया? अब पावर फैक्टर निकालने के लिए आपको फाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? वो फाई कहां से मिलेगा? यहां से। क्लियर है? इस तरह से आपने फेज डिफरेंस फाइंड कर लिया। वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा इसमें? वोल्टेज इक्वेशन क्या रहेगा? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। और करंट इक्वेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। यहां प्लस माइनस फाइव रहेगा। वोल्टेज इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा t और करंट इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा t प्लस माइनस दोनों रहेंगे, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी। प्लस कब होगा? फॉर कैपेसिटिव सर्किट
माइनस कब होगा? फॉर इंडक्टिव सर्किट। यहाँ पे इंडक्टिव में करंट लैग करेगी, कैपेसिटिव में करंट लीड करेगी, तो वहां प्लस साइन, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों लिख देंगे। समझ में आया? मतलब ये सर्किट आपकी तीन तरीके से बिहेव करेगी। ये सर्किट आरएलसी सर्किट तीनों तरीके से बिहेव करेगी। ये प्योर रेजिस्टिव भी बिहेव करेगी, प्योर इंडक्टिव भी बिहेव करेगी, प्योर कैपेसिटिव भी बिहेव करेगी। आरएलसी सर्किट का नेचर प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव की तरह होता रहेगा। कैसे होगा वो आपको हम समझाते हैं, उसको समझने का प्रयास करें। ये बना लिया आपने, वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लिख लिया सबने। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सर्किट प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव की तरह कैसे बिहेव करेगी। अब हम फाइंड करेंगे इसकी रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या है? बात ना करें प्लीज। रेजोनेंट कंडीशन क्या है इसके? रेजोनेंट कंडीशन फॉर आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है XL इक्वल टू XC। किसी भी सर्किट की, क्या बात कर रहा है दीपक? रनीश बाहर कर दूंगा भी, ध्यान रखना। रेजोनेंट कंडीशन क्या है आरएलसी सर्किट की? XL इक्वल टू XC। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंट सर्किट। When circuit containing two important elements L and C, when circuit containing two important elements L and C, then resonant condition occur. रेजोनेंट कंडीशन तभी आएगी जब सर्किट में L और C एक साथ आएंगे। L और C यदि एक साथ नहीं है तो रेजोनेंस कंडीशन नहीं आएगी। RL में नहीं आएगी, RC में नहीं आएगी। अब आएगी तो या तो LC सर्किट हो या RLC हो। LC में भी L और C साथ में आ गए और RLC में भी साथ है, तो ही कंडीशन में रेजोनेंस कंडीशन बनती है। और उस रेजोनेंस कंडीशन पे मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने जा रहा हूं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। रेजोनेंस की कंडीशन पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। कुछ बुक में इसको ओमेगा आर से, स्मॉल आर से डिनोट करता है, कुछ में ओमेगा नॉट से। तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा और वोल्टेज मिनिमम मिलेगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट फ्रीक्वेंसी इन विच करंट इज मैक्सिमम एंड वोल्टेज इज मिनिमम। ठीक है, कैसे मिलेगा उसको समझना है। तो XL इक्वल टू ओमेगा L, तो XL की वैल्यू रखो, XL इक्वल टू ओमेगा L, तो ओमेगा 0 L। XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा नॉट C। ओमेगा को मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ले लिया, तो जब ओमेगा को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ले लिया तो उसको मैंने ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो XL इक्वल टू ओमेगा नॉट L पढ़ा है आपने, XC इक्वल टू क्या पढ़ा है? 1 अपान ओमेगा C पढ़ा है। इसको ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढो। अब ये कंडीशन क्या है? XL इक्वल टू XC। इसमें ये दोनों वैल्यू रख दें, कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू रखिए ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट को इधर लाओ, L को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये फार्मूला? ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान LC। सो व्हाट इज द ओमेगा नॉट?
ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC. So this is the resonant frequency. Omega not equal to 1/√LC in radian per second. ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये किसमें है? रेडियन पर सेकंड में. ओमेगा किसमें है? रेडियन पर सेकंड में. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बन गया? 1/√LC. सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC इन रेडियन पर सेकंड एंड इन हर्ट्ज. हर्ट्ज में क्या मिलेगा? क्या रिलेशन है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में? ओमेगा इक्वल टू 2 न्यू. ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 न्यू नॉट. ओमेगा नॉट की जगह क्या लिख दिया? 2 न्यू नॉट इक्वल टू कितना? 1/√LC. सो हियर न्यू नॉट इक्वल टू 1/2π√LC. So this is a resonant frequency in hertz. ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों है. दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फार्मूले हैं, लेकिन एक रेडियन पर सेकंड में है, दूसरा हर्ट्ज में है. याद रखना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों में होती है, रेडियन पर सेकंड में भी और हर्ट्ज में. तो ओमेगा की जगह हमने उसका फार्मूला यूज कर लिया, ओमेगा इक्वल टू 2 न्यू. तो ये किस में आ गया? हर्ट्ज में. तो दोनों फार्मूले आपको याद रखना है. ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. ठीक है. व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? इसको समझने के लिए इंपेडेंस पहले समझ लेते हैं. XL इक्वल टू XC पे इंपेडेंस कितना मिलेगा? ठीक है. ये कंडीशन किसकी है? रेजोनेंस की है. यही कंडीशन रेजोनेंस की है. इसी कंडीशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? जब XL इक्वल टू XC होगा. अब मान लो इसमें एक एलिमेंट नहीं है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिफाइन ही नहीं होगी. ये तभी डिफाइन होगी जब ये दोनों एलिमेंट होंगे. कौन कौन से? L और C. ठीक है. अब बताइए इंपेडेंस आपने क्या निकाला है? अभी आपने इंपेडेंस निकाला कि नहीं निकाला? इंपेडेंस कितना निकाला है? Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ये B/I इक्वल टू निकाला है आपने. निकाला है, यही निकाला है. अब आप बताइए रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा? एंड रेजोनेंस कंडीशन इंपेडेंस क्या होगा? रेजोनेंस कंडीशन क्या है? XL इक्वल टू XC. यदि XL इक्वल टू XC, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर. XL इक्वल टू XC है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0. Z इक्वल टू क्या मिलेगा? B/I इक्वल टू Z इक्वल टू R. क्या मिलेगा? R प्लस 0. ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0. R² मिलेगा, R² से रूट कैंसिल हो जाएगा. अब आप मुझे बताइए इस कंडीशन में आपको ये वैल्यू सबसे कम मिलेगी. क्या मिलेगी? मतलब इंपेडेंस आपका मिनिमम होगा. क्या मिलेगा? इंपेडेंस मिनिमम होगा इस केस में, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई. और सर्किट का नेचर कैसा हो गया? Z इक्वल टू R. प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जो मैंने शुरू में लिखाया था. सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव एट रेजोनेंट कंडीशन. सो इट्स पावर फैक्टर विल बी यूनिटी. दिखाया था. रेजोनेंस की कंडीशन में ये हमेशा पावर फैक्टर यूनिटी मिलेगा और सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करेगी. Z इक्वल टू R मिल गया. मिल गया कि नहीं?
तो यहां से Z इक्वल टू V अपॉन आई, रेजोनेंस की कंडीशन में Z क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है कि मैक्सिमम, इसको ये मिनिमम मिल रहा है। तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब रेजोनेंट कंडीशन होगी उस समय करंट मैक्सिमम। रेजोनेंस इज दैट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस इज दैट फ्रीक्वेंसी in which current is maximum and voltage is minimum and impedance also minimum। ठीक है ना। तो हम पॉइंट एक लिखेंगे यहाँ पे, क्या पॉइंट लिखेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी in which current is maximum, current is maximum and impedance or voltage is minimum। So resonant frequency is that frequency in which current is maximum and impedance or voltage minimum। क्लियर है। रेजोनेंट वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इंपेडेंस मिनिमम। इंपेडेंस मतलब लॉस, सर्किट का लॉस। अब इंपेडेंस ग्राफ बना देंगे, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये लिख लिया। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। वो कर्व कैसा दिखेगा रेजोनेंस में, तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना देंगे। ध्यान से देखें, बस एक मिनट और। इधर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इधर हम करंट ले लें। ध्यान से समझिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट ग्राफ। अब फ्रीक्वेंसी में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट मिलता है और वो कब मिलता है, जब XL इक्वल टू XC। तो वो फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ क्या होगा, जिस भी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे आपको रेजोनेंस करंट मिलेगी और वो करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। वो करंट क्या होगी भाई, ये देख लिया आपने I इक्वल टू क्या लिखा है, B बाई जेड। I इक्वल टू B बाई जेड। जेड मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, करंट क्या है, मैक्सिमम। और यदि इसी वोल्टेज बनाए तो ये ऐसा बन जाएगा, ये वोल्टेज का बन जाएगा, वोल्टेज करंट मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम। ठीक है ना। हो गया, वोल्टेज को मत बनाइए ज्यादा खराब। करंट हो गया, बना लिया, कोई बात नहीं। मतलब वोल्टेज का नीचे पहुंच जाएगा और करंट का सबसे ऊपर। इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको बैंडविड्थ मिलती है। क्या मिलती है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तब मिलती है जब इसका करंट 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट हो जाता है, I नॉट बाई रूट 2। I नॉट बाई रूट 2 पे इसके करंट पे एक बैंडविड्थ मिलती है। ये है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। तो बैंडविड्थ को हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है फार्मूला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये है
बैंडविड्थ, मतलब फ्रीक्वेंसी जब गुजरती है तो कितनी विड्थ में गुजरेगा वो बताएगा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी कर्व से पता चलेगा। बैंडविड्थ में दो फ्रीक्वेंसी होगी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी, एक हायर फ्रीक्वेंसी, और ये हमेशा कहां पे मिलेगा? आरएमएस वैल्यू पे, आरएमएस करंट पे। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बैंडविड्थ का फार्मूला याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है? अभी क्वालिटी फैक्टर इसका बचा हुआ है। ये पूरा आरएलसी सर्किट हो गया कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।